Yeah. Hello all, I'm Purahan, a student at the Symbiosis School for Media and Communication Pune and an intern at the एकांश ट्रस्ट. एकांश ये संस्था अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन के लिए काम करता है. Today I'm speaking with Miss Anjali Vyas about multiple sclerosis. Namaste and thank you Anjali ji for being on our show. Hi. मेरा Hello, पहला everyone. मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आप हमें अपने बारे में प्लीज कुछ बताइए अपने व्यास को. Okay. Hi. मेरा नाम अंजलि व्यास है and आई एम 29 years old. मैं मल्टीपल स्क्लेरोसिस नामक एक न्यूरोलॉजिकल कंडीशन के साथ जी रही हूँ पिछले 8 साल से. मुझे पहली बार इसका अटैक या एपिसोड तब आया था जब मैं 21 साल की थी. थैंक यू. Should I go on? Yeah. मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्या है और आपको कैसे पता चला और कब पता चला कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है? Okay. So, multiple sclerosis is a neurological, incurable, progressive autoimmune disorder. I know इसमें बहुत सारे terms added हैं. इसको simplify करके अगर मुझे कहना है तो मैं ये कहूँगी कि क्योंकि this disorder basically is related to your neurological this nervous system. तो इसमें होता ये है that protective layer of all the nerves, आपके जो भी body parts के जो nerves होते हैं जो ultimately जाके आपके brain में कलेक्ट होते हैं, लाइकवाइज योर ब्रेन कमांड्स एंड देन योर बॉडी फंक्शंस, तो उसकी नर्व्स के ऊपर की माइलिन शीथ डैमेज हो जाती है. और ये डैमेज इसलिए होती है क्योंकि आपका खुद का इम्यून सिस्टम, योर ओन इम्यून सिस्टम अटैक्स योर ओन बॉडी, thinking your own blood cells as some other foreign substance. So इस वजह से बिकॉज योर इम्यून सिस्टम अटैक्स योर ओन बॉडी, देयरफॉर आपके जितने भी बॉडी के नर्व्स हैं या जो भी बॉडी पार्ट के नर्व्स हैं उनके ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर डैमेज हो जाती है, जिस वजह से वो पर्टिकुलर बॉडी पार्ट डिसफंक्शन हो जाता है, टेम्पररीली भी और परमानेंट भी. इफ नॉट ट्रीटेड इन टाइम, yes, it can lead to permanent damage. द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कि आपको कैसे और कब पता चला कि आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस है? Right. So I still remember I was 21 years old and it was my final year of my engineering. और एग्जाम के कुछ एक महीना पहले माई ऑप्टिक नर्व्स, मेरी आंखों की नसों में दर्द जैसा मुझे महसूस होने लगा. एंड आई थॉट कि ये प्रॉब्ली कोई इन्फेक्शन या ऐसा कुछ है क्योंकि मेरे फेस पे कोई एविडेंट डिफरेंस नहीं था. आई यूज्ड टू लुक एब्सोल्युटली नॉर्मल, जस्ट लाइक आई एम लुकिंग राइट नाउ. बट डिस्पाइट दैट मुझे जब लगा भी कि इन्फेक्शन है, उसके बावजूद भी जब मेरी ऑप्टिक नर्व्स का दुखना कम नहीं हुआ और मैंने ये रियलाइज किया कि कुछ 2-3 दिन बाद माई विजन ड्रॉप्ड, मुझे अपनी राइट आई से चीजें दिखना धुंधली हो गई. सो वन फाइन डे व्हेन आई वाज क्रॉसिंग द रोड, आई कुड नॉट सी द ट्रक कमिंग बाय. मेरे बगल से एक ट्रक आ रहा था और मुझे वो नजर नहीं आया. दैट्स व्हेन आई एक्चुअली रियलाइज कि प्रॉब्ली ये जो मेरा विजन लॉस हो रहा है, इट इज नॉट बिकॉज ऑफ इन्फेक्शन, दिस इज समथिंग सीरियस, क्योंकि मेरा पेरिफेरल विजन पूरी तरीके से जा चुका था. दैट वाज द वेरी टाइम जब मुझे लगा कि ये शायद कोई नॉर्मल प्रॉब्लम नहीं है, इट हैज समथिंग एल्स टू डू विथ माई बॉडी. तब मैंने, जैसे कि हम बाकी लोगों की तरह, मैं भी ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट के पास गई. आई सॉ माय ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट एंड आई आल्सो डिस्क्राइब माय इशू विथ हिम. ऑफ कोर्स वेरी सैडली ही वाज आल्सो अनअवेयर ऑफ व्हाट एग्जैक्टली वाज रॉन्ग विथ माय आईज दैट टाइम. तो उन्होंने भी मुझे रेगुलर ओरल पिल्स और आई ड्रॉप्स दिए, ऑफ कोर्स एज अ कोर्स टू बी परस्यूड. मैंने वो लेने के बावजूद भी बाय द 5th डे माय विजन ड्रॉप्ड बाय 90%. इट वाज देन जब मेरे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि ये कुछ डिफरेंट है, ये कुछ नया है एंड इट इज नॉट अ रेगुलर सॉर्ट ऑफ विजन लॉस. क्या आपको सही वक्त पर मेडिकल डायग्नोसिस मिला था? फॉर्चुनेटली हाँ, क्योंकि जब मेरे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को ये रियलाइज हुआ कि मेरी जो विजन प्रॉब्लम है वो कोई साधारण सी बात नहीं है, और एट दैट एज 21 साल की उम्र में जब एक ऐसा कोई यंग इंसान आपके पास आता है जो एक ऐसा इशू का कंप्लेन कर रहा है जो आप नॉर्मली नहीं सुनते हैं. आई हैड नो मेडिकल हिस्ट्री ऑफ एनी इशू विथ माई आईज, ना मेरा कोई एक्सीडेंट हुआ था, तो डेफिनेटली ये बहुत ही स्ट्रेंज सा एपिसोड था इवन मेरे ऑफ्थेल्म के लिए. मेरे लिए ऑलरेडी काफी हद तक देर हो चुकी थी, बट यू नो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि मेरे ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट को लगा कि ये डेफिनेटली मेरे नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्ली कोई इशू है, उन्होंने मुझे स्पेशलिस्ट के पास इमीडिएटली कंसल्ट किया. ऑन द वेरी सेम डे आई वाज हॉस्पिटलाइज्ड. सेम डे ही मुझे हॉस्पिटलाइज किया गया और मुझे स्टेरॉइड्स दिए गए. तब जाकर 1 महीने बाद मेरा विजन कंप्लीटली वापस आया.
बट अगर आप बोलें कि डायग्नोसिस मेरा सही वक्त पे हुआ कि नहीं, तो अभी भी मेरे लिए आंसर उसका 50-50% ही हुआ होगा। अगर ये ड्यू डिलिजेंस नहीं हुआ होता मेरा ऑफ्थाल्म की तरफ से, तो शायद मेरा विजन वापस नहीं आता। आपके फैमिली, फ्रेंड्स और कॉलीग्स का इसके बारे में क्या रिएक्शन था? ऑफ कोर्स, बिकॉज इट्स अ रेयर कंडीशन, हमारे देश में ये आज भी रेयर डिजीज माना जाता है, और सैडली इट अफेक्ट्स द यूथ, यंग लोगों को ही होता है बिटवीन द एज ग्रुप 20 to 30, और उसमें भी विमेन आर मोर प्रोन टू इट, प्रीवेलेंस विमेन में ज्यादा है इसका। तो डेफिनेट सी बात है, मेरे घर वालों ने भी कभी इस चीज के बारे में सुना नहीं था, और क्योंकि इन अ टिपिकल इंडियन सोसाइटी, इफ समथिंग is wrong with a girl, especially in that young age, not just the person who is suffering with the problem gets worried, उनके साथ पूरी फैमिली को भी डर लगने लगता है कि आगे इंसान का फ्यूचर क्या होगा, विल शी बी रियली हैविंग अ गुड करियर एंड मैरिड लाइफ एटसेट्रा। तो उनका रिएक्शन एकदम नॉर्मल टिपिकल इंडियन पेरेंट्स की तरह था, वो लोग भी डर गए थे, क्योंकि जब हमें इस बीमारी के बारे में ज्यादा अच्छे से समझ आया पोस्ट माई डायग्नोसिस कि इसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट एंड ऑल क्या रहेगा, तो डेफिनेट सी बात है, यहाँ पे सब डर गए थे। सब, हर किसी को लगा था कि नाउ प्रॉब्ली मेरे लाइफ में स्ट्रगल शुरू हो गई है, और कुछ खास नहीं होगा। बट इवेंचुअली धीरे धीरे स्लोली जब मैंने इस बीमारी को ढंग से समझा और जाना, और मैंने मेरे पेरेंट्स के साथ बात करके अपनी फैमिली में और अपने आसपास के लोगों में अवेयरनेस करना शुरू किया ऑन मल्टीपल स्क्लेरोसिस, बिकॉज आई कम फ्रॉम अ वेरी स्मॉल टाउन, तो उन्हें भी कॉन्फिडेंस आया, और धीरे धीरे नाउ दे हैव एक्सेप्टेड द फैक्ट कि ओके, आई हैव एमएस, इट इज अ रेयर कंडीशन, बट डेफिनेटली वी विल फाइट इट। सो या, That's great. इसका ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे होता है? राइट। सो क्योंकि ये कंडीशन रेयर है, जैसे मैं बार बार कह रही हूँ, इसके लिए ड्रग्स कुछ सालों तक एक्चुअली अवेलेबल नहीं थे। मेरा फिर भी डायग्नोसिस 2014 में हुआ, उसके पहले तक तो ड्रग्स मार्केट में बहुत कम थे एमएस के लिए, मल्टीपल स्क्लेरोसिस के लिए। और एमएस इज अ कंडीशन विच इज प्रोग्रेसिव इन नेचर। जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती रहती है जाती है, और जैसे जैसे ये डिजीज आपकी बॉडी में और फैलता जाता है, डेफिनेट सी बात है वो उतने इश्यूज क्रिएट करता है। आपके हाथ पैर, आपकी मोबिलिटी अफेक्ट होती है, आपकी आप में फटीग बहुत आता है, आपको ब्रेन फॉग होता है, कई सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो एमएस का अगर आप एक ड्रग लेते हैं या कोई एक दवा लेते हैं, इट इज नॉट नेसेसरी कि वो सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, क्योंकि कई सारे ड्रग्स के वैसे भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। देयरफॉर अगर आप एक पर्टिकुलर कंडीशन के लिए, एक पर्टिकुलर स्टेज पे जो एमएस का पर्सन है उसके लिए कोई दवा लेते हैं, तो उसका ट्रीटमेंट उतना ही हेफ्टी होता है। अब जाकर फिर भी इंडिया में इसके ड्रग्स अवेलेबल है, लेकिन कुछ लोग स्टिल ऐसे ड्रग्स यूज करते हैं, आई मीन दवा लेते हैं, मेडिकेशंस, जो हम लोगों को बाहर से लेने पड़ते हैं, इंपोर्ट करवाने पड़ते हैं। तो ट्रीटमेंट कॉस्ट इज वेरी हेफ्टी, इट स्टार्ट्स फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 30,000 अ मंथ टू 2 crore अ मंथ। ये इसका मैनेजमेंट ट्रीटमेंट कॉस्ट है, ये भी इसका क्योर नहीं है, एज आई सेड, इट इज जस्ट टू मैनेज द सिम्टम्स। और जैसे मैंने कहा, ये प्रोग्रेस होता है, तो उस हिसाब से आपका दवा, आपका मेडिकेशन, सब कुछ चेंज होता है, यू हैव टू अडेप्ट ऑल्सो टू इट। सो ट्रीटमेंट के ऊपर अभी भी रिसर्च के लिए हम लोग पुश कर रहे हैं कि कुछ ऐसा हो, क्योंकि मोस्टली जितने भी पेशेंट्स मल्टीपल स्क्लेरोसिस के इंडिया में हैं, द यंग पीपल, स्पेशली वुमेन, उनको है एक पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ एमएस विच इज रेमिटिंग रिलैप्सिंग, जो कि सेकेंड स्टेज होता है एमएस का। तो 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो हमारे इंडिया में रह रहे हैं, मैं यंग पॉपुलेशन की बात कर रही हूँ, जस्ट लाइक यू ऑल, उन्हें रेमिटिंग रिलैप्सिंग मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, जिसके सिम्टम्स बिल्कुल विजिबल नहीं होते। आप अगर मुझे देखेंगे तो आप बोल ही नहीं सकते कि मुझे एमएस है, पर हमें फिर भी बहुत सारे दूसरे इनविजिबल सिम्टम्स इसका सामना करना पड़ता है, जिसके लिए ऑनेस्टली कोई खास दवा अवेलेबल नहीं है मार्केट में। सो उसका भी ध्यान हमें अपनी, अदरवाइज फिजियोथेरेपी, अपने बॉडी में विटामिन डी लेवल्स मैनेज करना, टू स्टे अवे फ्रॉम एक्सट्रीम हॉट एंड एक्सट्रीम कोल्ड टेम्परेचर्स, बहुत सारे दूसरे प्रिकॉशनरी मेजर्स जो लेने पड़ते हैं। Can you tell me about the cost of the diagnosis as well as the treatment of MS? And is it available, accessible, and affordable to all sections of society? दैट्स अ वेरी नाइस क्वेश्चन। सैडली मल्टीपल स्क्लेरोसिस क्योंकि एक रेयर ऑटोइम्यून न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि व्हेन इट कम्स टू डायग्नोसिस, इसका पता करना कि ये होता कैसे है, देयर इज नो वन सेट टेस्ट जो आपको बता पाएगा कि एमएस है या नहीं है। सैडली इसमें अर्ली इंटरवेंशन भी नहीं हो सकता कि आपको ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक लेडी को पता चल सके कि उनके बच्चे को एमएस होगा या नहीं होगा, कोई ब्लड टेस्ट नहीं है। The only diagnosis, the only way to diagnose multiple sclerosis
is to conduct an MRI, which is medical resonance imaging, जो कि एक ऐसी टेस्ट है जिसके लिए आपका एक शहर में रहना बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. इफ आई कम फ्रॉम अ स्मॉल टाउन, यदि कोई एक ऐसी लड़की है जो एक रूरल एरिया से आती है, डेफिनेटली उसके लिए बहुत बड़ी बात होगी इस टेस्ट. पहली बात तो इस टेस्ट का हम पता करना. सो डेफिनेटली इट इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर. सेकेंडली, व्हेन इट कम्स टू अफोर्डिंग ऑल्सो द डायग्नोसिस, क्योंकि ये टेस्ट जो है ये सिटी टू सिटी इसके कॉस्ट वेरी करते हैं. तो हो सकता है कि आप एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में शायद उसको कम दाम में करवा सके, लेकिन वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी ये फैसिलिटी होनी चाहिए. अगर मैं यही टेस्ट पुणे में करवा रही हूँ तो इट कैन कॉस्ट मी अराउंड 15,000. लेकिन यही अगर मैं नागपुर के किसी सेंट्रल इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज से करवा रही हूँ तो इट विल कॉस्ट मी से अराउंड 7-8,000. तो इसका कॉस्ट भी वेरी करता है, बट डेफिनेटली इट इज नॉट दैट अफोर्डेबल. ये कोई ब्लड टेस्ट की तरह नहीं है कि आपने 1,000-2,000 में करवा लिया, क्योंकि इसके लिए आपको डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लगता है. इसके लिए यू नीड अ डॉक्टर्स लेटर जिसमें वो लिखते हैं कि बिकॉज द पेशेंट इज अ सस्पेक्टेड केस ऑफ सो एंड सो, द पर्सन नीड्स टू अंडरगो एन MRI. MRI के अलावा भी इसके कई सारे दूसरे टेस्ट होते हैं पर्टेनिंग टू द सिम्टम्स. अब जैसे मेरे केस में जब मेरा विजन लॉस हुआ था, तो सिर्फ एक MRI से तो पता नहीं, कोई भी डॉक्टर क्लेम नहीं कर सकता कि आपको, कंफर्म नहीं कर सकता कि आपको MS है. उसके लिए बहुत जरूरी है कि वो आपके साथ आपके ऊपर एक दूसरी टेस्ट कंडक्ट करे जिसको हम विजुअल इवोक पोटेंशियल VEP कहते हैं. उसके कॉस्ट भी अलग हैं. ये भी एज आई सेड सिटी टू सिटी वेरी करते हैं कि आपको एग्जैक्टली कितना खर्चा इसके ऊपर होगा. उसके अलावा एक और टेस्ट होता है जिसको हम बोलते हैं CSF और लंबार पंक्चर टेस्ट, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी का पानी निकाला जाता है और उसको टेस्ट किया जाता है. उसमें कुछ बैंड्स वगैरह की टेस्टिंग होती है, जिसके बाद तब जाके, इन सब टेस्ट के बाद तब जाके मल्टीपल स्क्लेरोसिस को कंफर्म किया जाता है या डायग्नोस किया जाता है. क्योंकि यूजुअली जब मल्टीपल स्क्लेरोसिस का एक एपिसोड होता है किसी एक पेशेंट के साथ, जैसे कि एक ही बार विजन लॉस हुआ, तो कोई भी न्यूरोलॉजिस्ट एक ही अटैक के बेसिस पे कभी भी नहीं कंफर्म कर सकता कि आपको MS है. द न्यूरोलॉजिस्ट विल ऑलवेज वेट फॉर अनदर अटैक टू हैपन, क्योंकि मल्टीपल स्क्लेरोसिस है ही ऐसा ट्रिकी सा डिजीज. क्योंकि जरूरी नहीं है कि अगर विजन लॉस हुआ है तो वो MS के कारण होता है. दूसरी कई ऐसी बीमारियां हैं दैट मिमिक MS, जो MS की तरह ही दिखती है पर वो MS नहीं होती है. देयरफॉर इसीलिए इसकी जितने भी डायग्नोसिस या जो टेस्ट हम लोग कंडक्ट हमारे पे किए जाते हैं वो खूब सारे होते हैं, एक या दो नहीं, और इसीलिए उसका कॉस्ट भी कई ज्यादा होता है. And when it comes to also getting the treatment further your diagnosis, तो as I mentioned कि जैसे जैसे आपकी प्रॉब्लम बढ़ती है या जिस तरीके की प्रॉब्लम आपको मल्टीपल स्क्लेरोसिस की वजह से हुई है, आपको उसी से रिलेटेड ट्रीटमेंट दी जाती है, जिसका कॉस्ट भी समटाइम्स अफोर्डेबल होता है बट मोस्टली अनअफोर्डेबल होता है, स्पेशली फॉर द पीपल हु कम फ्रॉम रूरल एरिया. क्योंकि हमारे पास पूना में ही जो रजिस्टर्ड मेंबर्स हैं उनमें से मैक्सिमम पेशेंट्स रूरल एरिया से आते हैं, नियर बाय छोटे गांव से. तो आप सोचिए वहां पे अवेयरनेस कितनी लो है. तो एक साधारण सा व्यक्ति जो शायद कोई किसान है या एक बहुत ही लोअर मिडिल क्लास फैमिली से है, वो तो उसका डायग्नोसिस अफोर्ड नहीं कर सकता, forget about the treatment. Therefore, it's very important to create awareness on this rare disease in India that affects the young people the most. आप सोसाइटी को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वेल मैं यही कहना चाहूंगी कि डेफिनेटली इट ऑल स्टार्ट्स विद अवेयरनेस. अगर अवेयरनेस ही नहीं है तो हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि हमारे आसपास का इन्वायरमेंट एक्सेसिबल हो. तो और मैं चाहूंगी कि एक्सेसिबिलिटी तभी आएगी जब अवेयरनेस हो. देयरफॉर पीपल शुड बी रियली ओपन टू नो अबाउट सर्टेन प्रॉब्लम्स. प्लीज काउंट योर ब्लेसिंग्स, क्योंकि डेफिनेटली हमें सिर्फ एक या दो कंडीशंस पता है. देयर आर more than hundreds of diseases out there that cause disability. Everyone should be in the know of all the kinds of disabilities. Count your blessings, help each other, and yes, help everyone to create awareness on the issues that affect people living in India with disability. That's all. Thank you so much, Anjali, for coming on the show and sharing your story with us. I'm so, as a youngster myself, I never thought that I would be able to learn so much about this world. And I'm grateful for the opportunity to be able to talk to you. So thank you so much for coming on the show. And thank you so much, viewers, for tuning in. Thank you so much for having me as well. Thank you.